चैप्टर 26 संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास। वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1765 में इसके व्यापारिक कंपनी से शासकीय निकाय में रूपांतरित होने तक भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था पर इसके कुछ तात्कालिक प्रभाव पड़े, लेकिन 1773 और 1858 के मध्य तक कंपनी शासन और तत्पश्चात 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन का समय संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों की बहुलता का साक्षी रहा। हालांकि इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करना था, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक राज्य के तत्वों का समावेश भी किया। 1773 और 1858 के मध्य संवैधानिक विकास। बक्सर के युद्ध 1764 के पश्चात 12 अगस्त 1765 को कलायू ने तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर ली। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला भी कंपनी का पेंशनर बन चुका था। अब कंपनी के पास भूमि का सीमा शुल्क इत्यादि वसूलने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने 2 उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां एवं बिहार के लिए राजा सिताब राय। 1767 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की पहली घटना 1767 में घटित हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की 40 लाख पाउंड की विशाल वार्षिक आय में से 10% हिस्से की मांग की। 1765 से 1772 प्रशासन की दोहरी प्रणाली अस्तित्व में रही। इसके तहत कंपनी भूस्वामी थी तथा नवाब नाजिम राज्य या प्रदेश का प्रबंधकर्ता। इस व्यवस्था में कंपनी के पास वास्तविक अधिकार तो थे, परंतु उसका कोई दायित्व नहीं था, जबकि इसके विपरीत भारतीय प्रतिनिधियों उप दीवान पर सभी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उनके कोई अधिकार नहीं थे। यह व्यवस्था 7 वर्षों तक जारी रही। इस अवधि की निम्न विशेषताएं थी। कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तथा उन्होंने निजी व्यापार द्वारा अकूत धन कमाया, अत्यधिक भू राजस्व की वसूली तथा किसानों का उत्पीड़न। कंपनी दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गई, जबकि उसके कर्मचारी मालामाल हो गए। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में कुछ कानून बनाने का निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप निम्न अधिनियम अस्तित्व में आए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। प्रतिवर्ष इसमें से 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबद्ध थे। इस मंडल में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। इस अधिनियम द्वारा मंडल में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में तथा लॉर्ड क्लेवेरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बरवेल एवं फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता था। भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उन्हें बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी कराना था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के सभी कर्मचारी इसके न्याय क्षेत्र के अधीन कर दिए गए। इस न्यायालय को प्राथमिक अपील पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजाज एमपी को इस न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस एवं भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे। यहाँ इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय की व्यवस्था थी। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामले
कार्यवाही अथवा शिकायत की सुनवाई कर सकता था। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई। इस अधिनियम के सभी प्रावधान नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। संशोधन 1781 कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया। राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली गई। कानून बनाते तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाना था। क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया तथा 1764 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। इस एक्ट के प्रमुख उपबंध इस प्रकार थे। 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृत लेना अनिवार्य था। भारत में अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई, जो अधिकार सभा या संचालन मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आदेश नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रित बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। नियंत्रण बोर्ड पत्रों में तब्दीली कर सकता था। अधिनियम 1786 गवर्नर जनरल के मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दी गई। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। कंपनी को भारतीय राजस्व से अपने भाग, लाभांश, वेतन आदि जैसे सभी आवश्यक खर्चों के बाद ब्रिटिश सरकार को वार्षिक 5 लाख पाउंड का भुगतान करना था। गवर्नर जनरल, गवर्नरों और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए राजकीय अनुमति लेना अनिवार्य था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अनुमति के बिना भारत छोड़कर जाने से बाधित कर लिया गया और यदि किसी अधिकारी द्वारा ऐसा किया गया तो उसे उसका त्यागपत्र समझने की व्यवस्था की गई। भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी को व्यक्तिगत लाइसेंस देने के साथ ही कंपनी के कर्मचारियों को भी लाइसेंस देने हेतु सशक्त किया गया। विशेषाधिकार या देशीय व्यापार के रूप में माने जाने वाले इस लाइसेंस ने अफीम के लिए चीन तक नौवहन का मार्ग खोल दिया। राजस्व के प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से पृथक कर दिया गया और इसने माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार के सदस्यों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना था। यह नियम 1919 तक जारी रहा। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। कंपनी के भारतीय राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके लिए दोनों मोर्चों, व्यापारिक तथा राजनीतिक, को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही हस्तक्षेप के सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। फलतः सभी चाहते थे कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। इस परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसमें निम्न व्यवस्थाएं की गईं। भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई।
कंपनी को और अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया, किंतु स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों में क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में अपनी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1833 चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था एवं निर्देशन का अधिकार दिया गया। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे इसके व्यय का अधिकार दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास और बॉम्बे की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ था। भारतीय कानून को संचालित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस एक्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह प्रावधान वास्तव में कागजों पर ही सिमट कर रह गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को भारत के दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए गए। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। चार्टर एक्ट 1853 कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद न चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। विधि विशेषज्ञ को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, परंतु कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार था। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए 1858 का अधिनियम 1857 के विद्रोह ने जटिल परिस्थितियों में कंपनी की प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इसके पश्चात कंपनी ने प्रशासन का दायित्व वापस लेने तथा सम्राट या साम्राज्ञी द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई। 1858 के अधिनियम ने इस असंगतता को सही करने का प्रयास किया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से भारत राज सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। जब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत की प्रारंभ की गई द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड समाप्त कर दिए गए तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के निर्देशकों को दे दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबद्ध मामलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल भारत में साम्राज्ञी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा तथा उसे वायसराय की उपाधि दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में परिषद, राज सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में बंट गया। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी।
भारत राज्य सचिव को एक निगम निकाय घोषित किया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में मुकदमा किया जा सकता था अथवा जो स्वयं भी मुकदमा दायर कर सकता था। 1858 के बाद से स्वतंत्रता प्राप्त तक संवैधानिक विकास। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक पांचवा सदस्य कानूनी पेशे का एक भद्र पुरुष, जो तकनीकी अधिवक्ता के बजाय एक न्यायविद था, शामिल किया गया। अब परिषद में गृह, सैन्य, राजस्व, विधि और वित्त सदस्य थे। सेना का सेनापति कमांडर इन चीफ एक असाधारण सदस्य के रूप में परिषद में शामिल था। वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई। वह परिषद की अध्यक्षता करता था। उसे परिषद के कार्यों के बेहतर संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस शक्ति का प्रयोग लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू करने के लिए किया गया। विधि निर्माण के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। अब वायसराय द्वारा 2 वर्षों के लिए नियुक्त अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से कम और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। इन सदस्यों के कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे। यदि आवश्यक हो तो वायसराय परिषद के निर्णय के विरुद्ध निर्णय दे सकता था। विधायी परिषद के कार्य को विधि निर्माण तक सीमित कर दिया गया। इसका प्रशासन एवं वित्त पर कोई अधिकार नहीं रहा। यद्यपि ब्रिटिश भारत में सभी व्यक्तियों एवं न्यायालयों से संबंध सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधान परिषद के पास थी, तथा प्रत्येक पारित विधेयक पर वायसराय की सहमत आवश्यक थी। यदि उसका विनिश्चय हो जाता था कि विधेयक ब्रिटिश भारत के हित, शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित करता था, तो वह उसे रोक सकता था। अब विधान परिषदों का गठन अन्य प्रांतों में भी किया जा सकता था। विधायी शक्तियां मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में निहित कर दी गईं और इस प्रकार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। हालांकि गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त न कर लेने तक प्रांतीय परिषदों द्वारा पारित कोई भी कानून वैध नहीं समझा जाता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल की विधान परिषद द्वारा पारित कानून प्रांतीय सरकारों द्वारा पारित कानूनों पर नियंत्रण रख सकते थे और उन्हें अवैध कर सकते थे। विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल द्वारा नवीन प्रांतों का सृजन किया जा सकता था और वह उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की नियुक्ति कर सकता था। नवीन विधान परिषदें प्रदान की गई और भारत में बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत 1886 और पंजाब तथा बर्मा 1867 में स्थापित की गई। कोलकाता की विधान परिषद को समग्र भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यद्यपि विधि निर्माण के विषयों का केंद्र और प्रांतों में कोई विभाजन नहीं था, तथापि लोक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाकघर, टेलीग्राम, धर्म, पेटेंट और कॉपीराइट संबंधी कदम उठाने का अधिकार साधारणतः केंद्र सरकार के अधीन था। गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया। यह कार्यकारी परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम एवं विनियम बना सकता था। आपातकालीन स्थितियों में उसे विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश, जिसे 6 माह से अधिक परिवर्तन में नहीं रखा जा सकता था, जारी करने की शक्ति दी गई थी। राज्य सचिव को सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग करने हेतु सशक्त किया गया। हालांकि 1861 के अधिनियम द्वारा स्थापित विधायी परिषदों को कोई वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं थी और उनकी कई कमजोरियां थीं, जैसा कि परिषदों के केवल विधायी कार्य थे। अधिनियम ने 1853 के अधिनियम के प्रावधानों की अपेक्षा एक कदम पीछे लिया था। परिषदों की भूमिका मात्र सलाहकारी थी। वे महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श नहीं कर सकती थी और न ही सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी वित्तीय मामले को देख सकती थी। उनका बजट पर कोई नियंत्रण नहीं था। वे कार्यकारी कार्य पर विचार विमर्श नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि वायसराय द्वारा अनुमोदित विधेयक को राज्य सचिव रद्द कर सकता था। गवर्नर जनरल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति ने उसे विधियन पर अत्यधिक शक्ति प्रदान की। गैर सरकारी भारतीय समाज के कुलीन वर्गों से लिए जाते थे। वस्तुतः कार्यकारी सरकार ने शक्ति प्राप्त की थी, जैसा कि विधायिका के पास शक्तियां थी, लेकिन उन पर उसका नियंत्रण नहीं था और यह गैर प्रतिनिधित्व वाला संस्थान था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल की विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद, जैसा कि इसे जाना गया, का विस्तार किया गया, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य थे। उनमें से 4 अतिरिक्त सदस्यों को 4 प्रांतीय परिषदों और कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गैर सरकारी सदस्यों की अनुशंसाओं पर वायसराय द्वारा नामित किया जाना था। विनियमन के अनुसार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तरी पश्चिमी प्रांत की विधान परिषदों के
9 पदेन सदस्य, गवर्नर जनरल, कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य, सेनापति और प्रांत का मुखिया जिसकी अध्यक्षता में परिषद की बैठक होती है, 6 आधिकारिक अतिरिक्त सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे। प्रांतीय परिषदों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में अंतर था। बॉम्बे 8 अतिरिक्त सदस्य, मद्रास 20, बंगाल 20, पश्चिमोत्तर प्रांत 15 और अवध 15। विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, जमींदारों, व्यापार संघों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रांतीय परिषदों के लिए सदस्यों को अनुशासित करने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के मूल तत्व को प्रस्तुत किया गया था। विधान परिषदें गवर्नर जनरल की अनुमति से नए नियम बना सकती थी और पुराने नियमों को समाप्त कर सकती थी। सदस्यों को लोकहित के मामलों पर प्रश्न पूछने और बजट से संबद्ध मामलों पर विचार करने का अधिकार था। यद्यपि वे इस पर मतदान नहीं कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इंपीरियल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। कार्यकारी पार्षदों के अलावा जो पदेन सदस्य थे, लेकिन आधिकारिक बहुमत को बनाए रखा गया। निर्वाचित 27 गैर सरकारी सदस्यों में से पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जहां केवल मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मतदान करते थे, के अंतर्गत मुसलमानों के लिए 8 सीटें आरक्षित की गईं। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नामित करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक वित्त सदस्य के रूप में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसीज में 1907 से राज सचिव की परिषद में भारतीय पहले ही सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जाने लगे थे। प्रांतीय कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया और सरकारी अधिकारियों की तुलना में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत परिषदों में प्रत्येक में 50 सदस्य थे, जबकि पंजाब, असम और बर्मा के परिषदों में से प्रत्येक में 30 सदस्य थे। हालांकि कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया था, न कि निर्वाचित, फिर भी समग्र रूप से अनिर्वाचित बहुमत बना रहा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्तियों का विस्तार किया गया। उन्हें बजट पर विचार विमर्श करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने, यद्यपि निर्वाचनों के अंतर्गत, की शक्ति प्रदान की गई। व्याख्यात्मक ज्ञापन के वित्तीय वक्तव्य में प्रस्तावित किए जा सकने वाले नवीन ऋणों, करारोपण में किसी बदलाव, स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त अनुदान जारी करने से संबंधित प्रस्तावों पर समर्थन देने के अलावा सदस्य बजट के कुछ हिस्सों पर वोट दे सकते थे। परिषद में रखे जाने से पूर्व वित्तीय वक्तव्य को इसकी विशिष्ट समिति को भेजा जाना अब होता था। सदस्य सार्वजनिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श कर सकते थे तथा उन प्रस्तावों को पूरी तरह से या उसके एक हिस्से को रद्द कर सकते थे। विश्वविद्यालयों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों के विशिष्ट हितों के लिए परिषदों में पृथक प्रतिनिधित्व एवं सीटों में आरक्षण प्रदान किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत वास्तविक शक्ति सरकार में बनी रही और विधान परिषदों को आलोचना के सिवा कोई वास्तविक कार्य नहीं किए गए थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अलावा मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जैसा कि वे ब्रिटिश सरकार के हितों के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते थे। मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदुओं को कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं दिए गए। साथ ही मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय अर्हता हिंदुओं की अपेक्षा निम्न रखी गई। चुनाव प्रणाली उतनी प्रत्यक्ष नहीं थी जितनी समझी जाती थी। इस प्रकार व्यापक तौर पर जनप्रतिनिधित्व सुदूर एवं अवास्तविक बना रहा। भारत सरकार अधिनियम 1919 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से भारत में ब्रिटिश सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था। मॉन्टेगू और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार की और यह रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट, जिसे लोकप्रिय रूप से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ट रिफॉर्म के नाम से जाना गया, भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार थी। 1919 के अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि भारत में स्वशासित संस्थानों का केवल क्रमिक विकास होगा। केंद्र सरकार या भारतीय मामलों के ब्रिटिश प्रशासन की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि द्वैत शासन की शुरुआत के साथ प्रांतीय स्तर पर कुछ बदलाव किए गए थे। सभी प्रशासनिक विषयों को 2 समूहों, केंद्रीय एवं प्रांतीयों
प्रांतीय में विभाजित किया गया। केंद्रीय सूची में 47 विषय थे, जिसमें विदेशी एवं राजनैतिक संबंध, रक्षा, पेटेंट और कॉपीराइट, मुद्रा एवं सिक्के, संचार, वाणिज्य एवं जहाजरानी, कपास एवं नमक पर उत्पादन कर, आयकर एवं लोक ऋण प्रमुख थे। प्रांतीय सूची में मुख्यतः स्थानीय महत्व के विषय थे। स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा चिकित्सा प्रशासन, शिक्षा, लोक निर्माण, जलापूर्ति एवं सिंचाई, सूखा राहत, वन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कानून व्यवस्था इत्यादि समेत 50 विषय शामिल थे। प्रांतीय सूची को छोड़कर केंद्र को सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देकर व्यापक सत्ता प्रदान की गई। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित की गई। यदि गवर्नर जनरल की अनुमति हो तो केंद्र सरकार को किसी भी प्रांतीय विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों को अपनी बजट तैयार करने हेतु प्राधिकृत करने के साथ प्रांतीय और केंद्रीय बजट को पृथक कर दिया गया। भारत सरकार निरंतर भारत के राज सचिव के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी और उसके माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होगी। भारत के राज सचिव, जिसे भारतीय राजस्व से वेतन का भुगतान किया जाना था, को अब ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाना था और इस प्रकार 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रारंभ अन्याय को समाप्त किया गया है। विषयों को हस्तांतरित करने के संदर्भ में भारत के प्रांतीय क्षेत्रों में सचिव के नियंत्रण में कमी की गई, लेकिन केंद्र पर उसका नियंत्रण बना रहा। गवर्नर जनरल शीर्ष कार्यकारी था। समस्त प्रशासन, नागरिक एवं सैन्य पर्यवेक्षण, निर्देशक और नियंत्रण निरंतर उसमें निहित बना रहा। अब उसे बाह्य मामलों एवं राजनैतिक विभाग पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हो गया था और राजनैतिक विभाग पर नियंत्रण ने उसे भारतीय रियासतों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की। यद्यपि परिषद गवर्नर जनरल में निहित था और उसे परिषद के परामर्श से कार्य करना था, लेकिन व्यवहार में वह परिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में 3 भारतीय होने चाहिए थे। इससे पूर्व इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। भारतीय उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष से कम अनुभव वाले अधिवक्ता परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अर्ह बनाए गए। प्रत्यक्ष चुनाव को प्रस्तुत किया गया, लेकिन मतदाताओं पर विशिष्ट अर्हताएं आरोपित की गईं, जिस कारण यह सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। विधानमंडल के गठन के साथ कानून निर्माण को गवर्नर जनरल की परिषद तक सीमित कर दिया गया। प्रश्न पूछने, प्रस्ताव लाने और स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने सहित सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ सदस्यों को सरकार के कार्यों को उजागर और आलोचना करने का अवसर प्रदान किया गया। हालांकि गवर्नर जनरल सदन में कोई प्रश्न पूछने, चर्चा करने या स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर सकता था। एक विधेयक दोनों सदनों में पारित किया जाना आवश्यक था। यदि सदनों के बीच अवरोध की स्थिति पैदा हो जाती थी तो उसका समाधान संयुक्त सम्मेलनों, संयुक्त बैठकों या संयुक्त समितियों के माध्यम से किया जाना था। बजट को एक ही दिन दोनों सदनों में रखा जाना था। हालांकि अन्य धन विधेयक पहले निम्न सदन में रखे जाने थे और तत्पश्चात उच्च सदन में। अनुदानों पर मतदान केवल निम्न सदन में किया जाना था। बजट कुछ विशिष्ट आरक्षित विषयों के सिवाय मतदान के विषयाधीन था। हालांकि अभी भी बजट के एक बड़े हिस्से पर मतदान नहीं किया जा सकता था। साथ ही विधानमंडल द्वारा अस्वीकार या कम किए गए किसी अनुदान को बनाए रखने की शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी, यदि उसका विनिश्चय हो जाए कि मांग उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपरिहार्य थी। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक को कानून का रूप दिए जाने से पूर्व गवर्नर जनरल की स्वीकृति की आवश्यकता थी। गवर्नर जनरल के पास विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को रोके रखने या ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी के विचार हेतु आरक्षित रखने की शक्ति निरंतर बनी हुई थी। यदि गवर्नर जनरल का विनिश्चय हो जाए कि किसी विधेयक को लागू करना सुरक्षा, शांति या विशिष्ट भारत के हित में या ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से हेतु आवश्यक है, तो वह विधानमंडल द्वारा पारित न किए जाने पर भी उस विधेयक को लागू कर सकता था। गवर्नर जनरल के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति भी निरंतर बनी रही। वार्षिक बजट की तैयारी में अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल के पास था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, जो वास्तव में भारतीय लोगों की शक्ति के हस्तांतरण की दिशा में एक कदम था। द्वैध शासन से तात्पर्य था प्रशासकों को 2 श्रेणियों सहित एक द्वैध प्रणाली एवं एक गवर्नर और उसकी कार्यकारी के पार्षद और दूसरे गवर्नर और उसके मंत्रीगण। गवर्नर द्वारा मंत्रियों को विधान परिषद के सदस्यों में से नामित किया जाना था। 1919 के अधिनियम के कार्यकारण पर रिपोर्ट देने के लिए 10 वर्ष पश्चात एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जानी थी।
यह इस प्रावधान का परिणाम था कि नवंबर 1927 में निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे साइमन कमीशन के नाम से अधिक जाना जाता है, की घोषणा की गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1919 का अधिनियम व्यवहारिक रूप से प्रथम स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। हालांकि इसके सकारात्मक तत्वों को अधिनियम की कमियों ने घेर लिया। उत्तरदायी सरकार की अवधारणा को प्रारंभ किया गया, यद्यपि यह राष्ट्रवादियों द्वारा की गई मांग से काफी कम था। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक व्यवस्था में भारतीय नेताओं ने पहली बार कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए। सांप्रदायिक और वर्ग आधारित निर्वाचक वर्ग के विस्तार ने देश के सामाजिक ताने बाने को क्षत पहुंचाई। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे प्रायः साइमन कमीशन के नाम से संदर्भित किया जाता है, की नियुक्ति भारत में स्थिति के अध्ययन एवं संभावित संवैधानिक सुधारों पर विचार करने हेतु की। ब्रिटिश संसद द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों, जिसमें सभी स्वायत्त थे, का एक आयोग गठित किया गया, जिसका भारतीय राष्ट्रवादियों ने बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने अनुशंसा की कि द्वैत शासन को समाप्त किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों का विस्तार किया जाए, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों का एक परिसंघ स्थापित किया जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा जाए। प्रस्तावों पर विचार हेतु ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आह्वान किया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधारों पर संघीय व्यवस्था एवं प्रांतीय स्वायत्तता के बिंदुओं वाला एक श्वेत पत्र मार्च 1933 में जारी किया गया। इस योजना पर आगे विचार करने हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई गई। इसने 1934 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि यदि 50% रियासतें शामिल होने पर सहमत होती हैं तो एक संघ की स्थापना की जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 नाम दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 321 प्रावधानों और 10 अनुसूचियों वाला एक लंबा दस्तावेज था। ब्रिटिश भारत में अलग हुए बर्मा से संबद्ध भाग को एक पृथक अधिनियम में रखा गया। भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के मामले में कोई छूट नहीं दी गई और ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता बनी रही। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इस अधिनियम में केवल दोहराया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें गवर्नर तथा मुख्य आयुक्तों की प्रांत और वे भारतीय राज्य रियासतें शामिल होंगे जो इससे सहमत हो सकते थे। संघ में शामिल होने के इच्छुक प्रत्येक रियासत के शासक को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने थे, जिसमें संघीय सरकार को सौंपी गई सत्ता की सीमा का उल्लेख था। संघीय विधानमंडल द्विसदनीय था, जिसमें राज्य परिषद और संघीय विधान सभा नामक 2 चैम्बर्स थे। 3 विषय सूचियां, संघीय विधायी सूची, प्रांतीय विधायी सूची और समवर्ती विधायी सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। यहाँ तक कि संघीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था, जबकि गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत अधिनियमों को सपरिषद, सम्राट या साम्राज्ञी, अन्य शब्दों में ब्रिटिश संसद अस्वीकृत कर सकती थी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया और पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। हालांकि कुछ रक्षोपाय ऐसे थे जिन्होंने अपेक्षाकृत स्वायत्तता को सीमित किया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल, एक सभा और एक परिषद प्रदान किए गए, जबकि 5 प्रांतों पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, उड़ीसा, सिंध, मध्य प्रांत और पंजाब में एक सदनीय विधानमंडल, केवल विधानसभा का प्रावधान किया गया। द्विसदनीय प्रांतों में गवर्नर विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग और प्रमुखता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया। मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के पृथक निर्वाचन के अलावा पूना पैक्ट के अनुसार कतिपय समान सीटें अनुसूचित जातियों, पूर्व में वंचित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। प्राथमिक चुनाव में समान निर्वाचन क्षेत्र में पहले अर्हताएं अनुसूचित जाति के मतदाता अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चुनाव करते थे और फिर ये उम्मीदवार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़े होते थे। साथ ही जमींदारों, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रमिकों, विश्वविद्यालयों
एवं महिलाओं के प्रतिनिधियों के लिए भी सीटें आरक्षित थी। इससे आगे सामान्य वर्ग, सिख, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों में इसका विभाजन होता था। भारत परिषद 1858 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित का उन्मूलन कर दिया गया। भारत राज्य सचिव के परामर्श के कार्य को उसके द्वारा नियुक्त 3 से 6 सदस्यों के एक निकाय द्वारा हस्तगत कर लिया गया था। अन्य प्रावधान: एक संघीय न्यायालय जिसकी स्थापना 1937 में की जानी थी को गठित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 से अनधिक न्यायाधीश नियुक्त होने थे। न्यायालय के पास प्रारंभिक एवं अपीलीय शक्तियां और 1935 अधिनियम की व्याख्या करने और अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने की शक्तियां थी, लेकिन संघीय न्यायालय के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी परिषद में अपील की जा सकती थी। केवल 1949 में स्वतंत्र भारतीय सरकार द्वारा प्रिवी परिषद के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त किया गया था। संघीय न्यायालय को गवर्नर द्वारा परामर्श प्राप्त करने के लिए भेजे गए किसी विधि संबंधी प्रश्न पर परामर्शकारी अधिकारिकता भी प्राप्त थी। 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को एक लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास किया गया, यद्यपि इसके निर्माण में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया और यह भारत में एक संपूर्ण उत्तरदायी सरकार की दिशा में उठाया गया एक कदम था। हालांकि इस अधिनियम ने आंतरिक विकास की न्यूनतम संभावनाओं के साथ एक कठोर संविधान प्रदान किया। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के लिए आरक्षित रखा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली एवं विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व के विस्तार के अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया, जिसने भारत के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग सभी वर्गों ने 1935 के अधिनियम की निंदा की और कांग्रेस ने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु वैध मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 के अधिनियम के बाद अनेक गतिविधियां हुई। इसमें अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, CR फार्मूला 1944, बेबेल योजना 1945 एवं कैबिनेट मिशन प्रमुख थे। फिर 1947 में माउंट बेटन प्लान लाया गया और अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इससे संबंधित विस्तृत विवरण पहले के अध्यायों में वर्णित किए गए हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण को बाद के अध्याय में विभाजन किया गया है। भारत में सिविल सेवाओं का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था स्थापित की गई थी, जो भारत में प्राप्त किए गए क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों को देखने वाले सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गई। वास्तव में शुरुआती दौर में सिविल सेवा शब्द का प्रयोग कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को देखने वाले कर्मचारियों और सैन्य एवं नौसेना सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के बीच अंतर करने के लिए किया गया था। धीरे धीरे लोक सेवाओं को अन्य जिम्मेदारियां तथा प्राधिकार प्रदान किए गए। कॉर्नवालिस की भूमिका। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल 1786 से 1793 पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ किया तथा उन्हें संगठित किया। उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए: वेतन में वृद्धि, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा रिश्वत एवं उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध, वरिष्ठता के आधार पर तरक्की दिए जाने को प्रोत्साहन। वेलेजली की भूमिका। 1800 में वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 ने प्रशासन के नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वेलेजली के इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी तथा इसके स्थान पर इंग्लैंड के हैलीबरी में नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ भारत में नियुक्त से पूर्व इन नवनियुक्त प्रशासनिक सेवकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। चार्टर अधिनियम 1853। इस एक्ट के द्वारा नियुक्तियों के मामले में निर्देशकों का संरक्षण समाप्त हो गया तथा सभी नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने लगी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। कंपनी के उच्च पदों में नियुक्ति हेतु प्रारंभ से ही भारतीयों के लिए द्वार पूर्णतया बंद थे। कॉर्नवालिस का विचार था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद कंपनी के अनुबंध अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक रखने के निम्न कारण थे। अंग्रेजों का यह विश्वास था कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व संभालना चाहिए। अंग्रेजों की यह धारणा
कि भारतीय ब्रिटिश हितों के प्रति अयोग्य, अविश्वसनीय एवं असंवेदनशील हैं। यह धारणा कि जब इन पदों के लिए पर्याप्त संख्या में यूरोपीय ही उपलब्ध हैं तथा उनके बीच ही इन पदों को प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब ये पद भारतीयों को क्यों दिए जाएं। यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के पदों हेतु भारतीयों के लिए भी प्रवेश के द्वार खोल दिए गए, तथा वास्तव में कभी भी इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया। 1857 के पश्चात 1858 में सम्राज्ञी विक्टोरिया द्वारा की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया कि सरकार सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी तथा सभी भारतीय स्वतंत्रतापूर्वक अपनी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। किंतु इस घोषणा के पश्चात भी सभी उच्च प्रशासनिक पद केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित रहे। भारतीयों को फुसलाने एवं समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित कर दिए गए, जिससे भारतीयों को लगा कि वे इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। इस अधिनियम द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए, किंतु यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रीक एवं लैटिन इत्यादि भाषाओं में विषय होंगे। प्रारंभ में इन परीक्षा के लिए आयु 23 वर्ष थी, तदुपरांत यह 23 वर्ष से 22 वर्ष 1960 में, फिर 21 वर्ष 1966 में और अंत में घटाकर 19 वर्ष 1878 में कर दी गई। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। संवैधानिक सिविल सेवा 1878 से 1879 में लॉर्ड लिटन ने सांविधिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार प्रशासन के 1/6 अनुबंध पद उच्च कुलों के भारतीयों से भरे जाने थे। इन पदों के लिए प्रांतीय सरकारों की सिफारिश पर वायसराय एवं भारत सचिव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्त की जानी थी। इनकी पदवी और वेतन अनुबंधित सेवा से कम होते थे, लेकिन यह वैधानिक सिविल सेवा असफल हो गई तथा 8 वर्ष पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस की मांग और एचिसन कमेटी 1885 में अपनी स्थापना के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु में वृद्धि की जाए। इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन एवं भारत दोनों स्थानों में किया जाए। लोक सेवाओं एवं एचिसन कमेटी का गठन डफरिन ने 1886 में किया। इस समिति ने निम्न सिफारिश की: इन सेवाओं में अनुबंध एवं अनुबंध शब्दों को समाप्त किया जाए। सिविल सेवाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाए: इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस, परीक्षा इंग्लैंड में, प्रोविंशियल सिविल सेवा, प्रवेश परीक्षाएं भारत में आयोजित तथा सबऑर्डिनेट सिविल सेवा, प्रवेश परीक्षाएं भारत में आयोजित। सिविल सेवाओं में आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए। 1893 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इन सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन अब क्रमशः इंग्लैंड एवं भारत दोनों देशों में किया जाएगा, किंतु इस प्रस्ताव को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। भारत सचिव किम्बरले ने कहा कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। मोंटफोर्ट सुधार 1919। इन सुधारों के तहत सिविल सेवा में निम्न प्रावधानों की सिफारिश की गई। इस नीति की घोषणा की गई कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नियुक्त हो सकेंगे, जो भारतीयों के हित में होगा। इसने भी सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड एवं भारत में कराने की सिफारिश की। इसने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की तथा इसे प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया। ली आयोग 1924। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की: भारत सचिव को ही भारतीय सिविल सेवा, सिंचाई विभाग के इंजीनियरों तथा भारतीय वन सेवा इत्यादि में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। स्थानांतरित क्षेत्रों तथा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकारों को दे दिया जाए। भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों एवं यूरोपियों की भागीदारी 50-50 के अनुपात में हो तथा भारतीयों को 15 वर्ष में यह अनुपात प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। अतिशीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भी इसकी सिफारिश की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सिविल सेवा। इस अधिनियम में सिफारिश की गई कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए।
लेकिन प्रशासन में नियंत्रण एवं अधिकार जैसे मुद्दे अंग्रेजों के हाथों में ही केंद्रित रहे तथा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करने के प्रयासों को अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि अभी भी प्रशासन में सरकार भारतीयों की भागीदारी के पक्ष में नहीं थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन, कानून एवं नीति निर्धारण संस्थाओं से भारतीयों को अलग रखने की एक सोची समझी रणनीति के तहत इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए। ये संस्थाएं जो नीतियां बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी थी, उनमें भारतीयों की नियुक्ति लगभग बंद कर दी गई। साथ ही प्रशासन के महत्वपूर्ण विभागों से भारतीयों को दूर रखा जाने लगा। भारतीय जनपद सेवा (ICS) में यूरोपियों की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास किए गए। इन सभी उद्देश्यों के लिए मुख्यतः दो तरीके अपनाए गए। पहला, यद्यपि 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के भारतीय सिविल सेवाओं में सफल होने के पश्चात प्रथम भारतीय इन सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ने लगी थी, तथापि इन सेवाओं में भारतीयों को सफल होने से रोकने के लिए प्रवेश के नियमों को अत्यंत कड़ा कर दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रवेश परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी तथा इसमें अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा दी जा सकती थी। इसके विषय में शास्त्रीय यूनानी एवं लैटिन जैसे विषय सम्मिलित थे, जिसका अध्ययन भारतीयों के लिए अत्यंत कठिन था। पुनश्च 1859 में परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष फिर 1878 में 19 वर्ष कर दी गई। दूसरा, शासन के सभी महत्वपूर्ण तथा उच्च वेतन वाले पदों पर यूरोपियों का अधिकार था। यद्यपि राष्ट्रवादी नेताओं के भारी दबाव के कारण 1918 के पश्चात प्रशासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो गई, तथा इसकी गति अभी भी काफी धीमी थी तथा अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियों का ही अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को इस बात का आभास होने लगा कि केवल सिविल सेवा का ही भारतीयकरण आवश्यक नहीं है, अपितु शासन की सभी प्रमुख शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसका कारण यह था कि भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त कुछ भारतीयों को छोड़कर अधिकांश भारतीय अभी भी साम्राज्यवादी शासकों के पक्ष में ही कार्य करते थे। आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात। पूर्व औपनिवेशिक भारत में मुगलों एवं अन्य स्वतंत्र राज्यों में सरकारें कुलीन तंत्रीय, निरंकुश एवं सैन्य प्रगति की थी और वहां दक्ष पुलिस तंत्र का अभाव था। यहाँ तक कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में 1765 से 1772 के द्वैत शासन के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और साथ ही साथ अपराध एवं अपराधियों से निपटने के लिए जमींदारों से उम्मीद की जाती थी कि वे कर्मियों की व्यवस्था एवं प्रबंध करें, जिसमें थानेदार शामिल थे। लेकिन प्रायः जमींदार अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे और कुविख्यात डाकुओं के गिरोहों के साथ गठजोड़ करके लूट में अपना हिस्सा लेते थे। इसलिए वर्ष 1770 में फौजदारी एवं अमील जैसे पदों को समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1774 में वारेन हेस्टिंग ने फौजदार के पद को पुनः स्थापित किया और जमींदारों को डकैती, हिंसा एवं अव्यवस्था से निपटने में उनकी मदद करने को कहा गया। 1775 में बड़े जिलों के मुख्य कस्बों में फौजदारी थाने स्थापित किए गए और उनकी सहायता के लिए कई छोटे पुलिस स्टेशन भी गठित किए गए। ब्रिटिश शासनाधीन पुलिस व्यवस्था में क्रमिक विकास का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। 1791 सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को भली भांति संगठित किया। उसने पुरानी पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक थाने क्षेत्र को एक दरोगा के अधीन रखा गया तथा दरोगा की सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। प्रत्येक जिलों को पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन रखा गया। पुलिस अधीक्षक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। पुलिस कर्मचारियों में तत्परता एवं ईमानदारी लाने के लिए उसने उनके वेतन बढ़ा दिए तथा हत्यारों एवं चोरों को पकड़ने पर उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई। 1808 मेयो ने प्रत्येक डिवीजन के लिए एक पुलिस अधीक्षक SP की नियुक्ति की तथा उसकी सहायता के लिए बहुत से गोयंदा स्पीस नियुक्त किए गए, किंतु कालांतर में गोयंदा भ्रष्ट हो गए तथा स्थानीय जनता के मध्य लूट खसोट मचाने लगे। 1814 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के एक आदेश द्वारा बंगाल को छोड़कर अन्य सभी स्थानों में कंपनी द्वारा दरोगा एवं उसके सहायकों की नियुक्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेटिक, गवर्नर जनरल 1828 से 1835 पुलिस अधीक्षक SP के पद को समाप्त कर दिया गया। अब यह व्यवस्था की गई कि जिले का कलेक्टर या
दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट पुलिस विभाग का प्रमुख तथा प्रत्येक संभाग का आयुक्त पुलिस अधीक्षक के पद का दायित्व भी निभाएगा। लेकिन इस व्यवस्था में अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए। पुलिस बल का संगठन दुर्बल हो गया तथा जिला दंडाधिकारी कार्य के बोझ में दब गए। सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी नगरों में जिला दंडाधिकारियों एवं कलेक्टरों के कार्यों में पृथक किया गया। 1860 में पुलिस आयोग की सिफारिशों से भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बना। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की। नागरिक पुलिस वाहिनी की व्यवस्था या गांवों की वर्तमान चौकसी व्यवस्था को संचालित करेगी। गांवों में चौकीदार या कार्यकर्ता था तथा इसका अन्य पुलिस वाहिनियों से प्रत्यक्ष संबंध होगा। प्रांतों में पुलिस महानिदेशक पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का प्रमुख होगा। उप महानिदेशक रेंज के एवं पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य प्रमुख होंगे। पुलिस विभाग को सुसंगठित रूप प्रदान करने के फलस्वरूप विभिन्न आपराधिक गतिविधियां यथा डकैती, चोरी, हत्या, ठगी इत्यादि में धीरे धीरे कमी आने लगी। लेकिन विभिन्न अपराधों की जांच पड़ताल करने के दौरान साधारण जनता से पुलिस का व्यवहार अशोभनीय होता था। सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में भी पुलिस का भरपूर दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था की स्थापना नहीं की। 1861 के पुलिस अधिनियम में केवल प्रांतीय स्तर पर ही पुलिस विभाग के गठन से संबंधित दिशा निर्देश थे। 1902 से 1903 में जब कर्जन गवर्नर जनरल थे तो सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित पुलिस आयोग ने कुछ दूरगामी पुलिस सुधारों की अनुशंसा की। आयोग ने यह अनुशंसित किया कि कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उच्च अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए और उन वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी भर्ती की जानी चाहिए। इसने ऐसे प्रशिक्षण स्कूल खोलने का परामर्श दिया जहां सिपाहियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अलावा आयोग द्वारा सभी प्रांतों में पुलिस बल की शक्ति बढ़ाने, पुलिस कर्मियों को पूछताछ करने के लिए गांवों का दौरा करने की अनुमति देने, वेतन वृद्धि और केंद्र में एक आपराधिक खुफिया विभाग गठित करने की अनुशंसा भी की गई। इन अनुशंसाओं के बाद आपराधिक खुफिया विभाग DCI को भारत सरकार के साथ जोड़ा गया और यह सबसे महत्वपूर्ण घरेलू एवं विदेशी खुफिया एजेंसी बन गया। ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में आपराधिक जांच विभाग CID स्थापित किए गए। 1929 में CID को विभाजित कर दो अलग अलग विशेष शाखाओं CID और अपराध शाखा का गठन किया गया। बाद के वर्षों में भारतीय पुलिस ब्रिटिश राज की विशाल संरचना को बनाए रखने में मदद करने वाली सरकार एजेंसी के रूप में विकसित हुई। भारत में स्वशासन के लिए लड़ रहे राष्ट्रवादियों के दल को सरकार की दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा और इस दमन में पुलिस की भूमिका स्पष्ट थी। इस प्रक्रिया में पुलिस ने भारतीय जनता की सहानुभूति खो दी। ब्रिटिश शासनाधीन सेना 1857 के फलस्वरूप अंग्रेजों ने सेना का व्यवस्थित पुनर्गठन प्रारंभ किया। दिसंबर 1888 में लॉर्ड डफरिन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा कि अंग्रेजों को 30 वर्ष पहले हुए उस भयानक अनुभव से सबक सीखना चाहिए तथा उसे सदैव याद रखना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा सेना के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी किसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र में विश्व की अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों यथा रूस, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि से भी अपने उपनिवेशों की रक्षा के निमित्त भारतीय सेना का उपयोग करना चाहती थी। सरकार की नीति यह थी कि वह सेना की भारतीय शाखा का उपयोग एशिया एवं अफ्रीका में अपने उपनिवेशों के विस्तार में करेगी तथा सेना में ब्रिटिश शाखा का उपयोग भारत में अंग्रेजी शासन की पकड़ मजबूत करने तथा उसे स्थायित्व प्रदान करने हेतु किया जाएगा। सरकार की इस नीति के तहत सेना की भारतीय शाखा पर यूरोपीय शाखा की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इस संबंध में 1859 एवं 1879 में गठित आयोगों ने यह सुझाव दिया कि अंग्रेजी सेना की संख्या कम से कम 1/3 अवश्य होनी चाहिए। 1857 से पहले अंग्रेजी सेना की संख्या केवल 14% थी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब बढ़ाकर 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों के अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बॉम्बे तथा मद्रास में यह अनुपात 1:3 सुनिश्चित किया गया। संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेना के महत्वपूर्ण विभागों तथा तोपखाने, सिग्नल्स तथा सशस्त्र बलों में कड़ाई से यूरोपियों का एकाधिकार स्थापित किया गया। यहाँ तक कि सन 1900 तक भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली बंदूकें यूरोपियों की तुलना में घटिया किस्म की होती थी तथा सेना के किसी महत्वपूर्ण
विभाग में भारतीयों को कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं सौंपा जाता था। यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध तक बनी रही। सेना में ऑफिसर रैंक के पद पर किसी भारतीय को नियुक्त किए जाने की अनुमति नहीं थी तथा 1914 तक सेना का सर्वोच्च पद जहां कोई भारतीय पहुंच सकता था वह सूबेदार का था। 1918 के पश्चात ही भारतीयों को सेना में कमीशन रैंक दिया जाना प्रारंभ हुआ। 1926 के अंत में भारतीय सैंडहर्स्ट आयोग ने अनुमान लगाया कि 1952 तक सीमा का केवल 50% भारतीयकरण ही हो सकेगा। संतुलन एवं प्रतिकूलता या बांटो एवं राज करो की नीति के आधार पर सेना की भारतीय शाखा का पुनर्गठन किया गया। 1879 के सेना आयोग ने इस बात पर बल दिया कि सेना में भारतीयों को भारतीयों से संतुलित किया जाए तथा यूरोपियों की सर्वोच्चता स्थापित की जाए। सन 1887 से 1892 तक सेना के कमांडर इन चीफ मुख्य सेनापति रहे लॉर्ड रॉबर्ट्स के काल में 1880 के समय एक नई विचारधारा का विकास हुआ। इसके अनुसार लड़ाकू जातियों एवं गैर लड़ाकू जातियों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इससे विशिष्ट समुदायों से सेना को अच्छे फौजी प्राप्त हो सकेंगे। कालांतर में इसी विचारधारा के तहत सिख, गोरखा एवं पठानों को सेना में भर्ती किया गया तथा उनका प्रयोग भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विद्रोहों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया। इसके पीछे सरकार की मंशा यह थी कि इससे भारतीयों में जातीय भेदभाव पनपेगा तथा राष्ट्रवादी आंदोलन स्वयमेव दुर्बल हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में वे स्थान जहां के सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ दिया था गैर लड़ाकू जात के घोषित कर दिए गए। इन स्थानों में अवध, बिहार, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत प्रमुख थे। इससे भी अधिक सेना के सभी रेजिमेंट्स में जातीय एवं सांप्रदायिक कंपनियों का गठन किया गया तथा भारतीय शाखा में संतुलन के लिए विभिन्न सामाजिक जातीय तबकों से युवाओं को सेना में भर्ती किया गया। सैनिकों में सांप्रदायिक, जातीय, दलित तथा क्षेत्रीय भावनाओं को उभारा गया जिससे राष्ट्रवाद के विकास को रोका जा सके। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने घोषणा की कि मेरी इच्छा है कि सैनिकों में विद्रोह एवं प्रतिद्वंदितापूर्ण भावनाओं का विकास किया जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सिख, हिंदू, गोरखा इत्यादि सभी एक दूसरे पर बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला सकें। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को अंग्रेजी सेना में सम्मिलित कर लिया गया तथा यूरोपीय पदाति एवं घुड़सवार ब्रिटेन के पदातियों एवं घुड़सवारों में सम्मिलित कर लिए गए। अंग्रेजी सेना के सैनिक तथा पदाधिकारी भारत में सेवा करने तथा अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमित रूप से भारत भेजे जाने लगे। बॉम्बे, मद्रास तथा बंगाल के तोपखाने शाही तोपखाने एवं शाही इंजीनियर्स में सम्मिलित कर लिए गए। पंजाब, नेपाल एवं उत्तर पश्चिमी प्रांतों की जातियों को अच्छा फौजी मानकर उन्हें अधिक समय में सेना में भर्ती किया गया। जिन प्रदेशों के सैनिकों ने विद्रोहों में अधिक भाग लिया था, सेना में वहां के लोगों की भर्ती बंद कर दी गई। सेना के इस पुनर्गठन से रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ गया, जिसका बोझ भारतीय जनता पर डाल दिया गया। यह कार्य वस्तुतः अंग्रेजों की साम्राज्यवादी लोलुपता के लिए किया गया था, भारत की रक्षा के लिए नहीं। अंततः सेना को समाज एवं देश की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर देने का प्रयास किया गया, जिससे उनमें देश प्रेम की भावना बिल्कुल जागृत न हो सके। इसके लिए राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं जर्नल्स से उन्हें दूर कर दिया गया तथा सैनिकों को उनकी गतिविधियों तक ही सीमित कर देने के उपाय किए गए। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय सेना साम्राज्यवाद की रक्षा करने वाली एक मशीन बनकर रह गई। ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास। औपनिवेशिक पूर्व भारत या मुगल काल में या उससे पूर्व प्राचीन भारत सहित समग्र रूप से न तो न्यायिक व्यवस्था की उचित प्रक्रियाओं को अपनाया गया था और न ही अधीनस्थ न्यायालयों का कोई उचित संगठन था। हिंदुओं के बीच अधिकतर मुकदमों या मामलों को जात बुजुर्गों या ग्राम पंचायतों द्वारा सुलझाया जाता था। मुस्लिम समुदाय में न्यायिक प्रशासन की इकाई काजी था। राजा और बादशाह को न्याय की सर्वोच्च अदालत समझा जाता था और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया प्रायः स्वेच्छाचारी होती थी। सामान्य विधि व्यवस्था की शुरुआत अभिलेखित न्यायिक निर्णयों पर आधारित को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1726 में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट को स्थापित करने में माना जा सकता है। व्यापारिक कंपनी से शासकीय शक्ति में परिवर्तन होने के साथ न्यायिक व्यवस्था के नवीन तथ्यों ने मौजूदा मुगल न्यायिक व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर दिया। उन परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। वारेन हेस्टिंग के अधीन सुधार।
1772 से 1785। न्याय सुधारों की दिशा में वारेन हेस्टिंग द्वारा किए गए प्रयास अत्यधिक सफल रहे। उसने मुगल शासकों की न्यायिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। इससे पूर्व न्याय व्यवस्था अत्यंत अस्पष्ट एवं असंतोषजनक थी। वारेन हेस्टिंग ने न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निम्न कदम उठाए। प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी अदालत व एक जिला फौजदारी अदालत स्थापित की गई। जिला दीवानी अदालत में न्याय का कार्य कलेक्टर के अधीन होता था तथा यहाँ दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती थी। इन अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू विधि तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू होती थी। इन अदालतों में 500 रुपए तक के मुकदमे की सुनवाई हो सकती थी। जिला दीवानी अदालत के ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी, जहां जिला दीवानी अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। सदर दीवानी अदालत में अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान तथा अन्य सदस्य होते थे। इनकी सहायता के लिए भारतीय अधिकारी होते थे। जिला फौजदारी अदालत में फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती थी। यह अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और काजी होते थे। यह अदालत भी कलेक्टर के समान नियंत्रण में होती थी। इस अदालत में मुस्लिम कानून लागू होता था तथा न्याय की कार्यवाही खुली अदालत में की जाती थी। संपत्ति की जब्ती तथा मृत्युदंड के लिए मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत से स्वीकृति मिलना आवश्यक था। जिला निजामत अदालत की विरुद्ध सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी। इसका अध्यक्ष उप निजाम होता था तथा एक मुख्य मुफ्ती, एक मुख्य काजी तथा 3 मौलवी उसकी सहायता करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज तथा भारतीय आते थे। यदि किसी मामले में दोनों पक्ष सहमत थे तो यह कलकत्ता में बाहर के मुकदमों की सुनवाई भी कर सकता था। यहाँ अंग्रेजी कानून लागू होता था, लेकिन अक्सर सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों के मध्य टकराव होता रहता था। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के अधीन सुधार शक्तियों का पृथक्करण। जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए तथा इनके स्थान पर 4 भ्रमणकारी न्यायालयों सर्किट कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना में की गई। इन भ्रमणकारी न्यायालयों के न्यायाधीश यूरोपीय होते थे तथा ये दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। सदर निजामत अदालत को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। यह अदालत गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों के अधीन कार्य करती थी। इसकी सहायता के लिए मुख्य काजी तथा मुख्य मुफ्ती होते थे। जिला कलेक्टरों से न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गईं। जिला दीवानी अदालतों को अब जिला या शहर अदालत के नाम से जाना जाने लगा। इन जिला अदालतों की सभी न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीशों को दे दी गईं। कलेक्टर के पास अब केवल कर संबंधी अधिकार शेष रह गए। दीवानी अदालतों की एक क्रमिक श्रृंखला स्थापित की गई। मुंसिफ अदालत भारतीय अधिकारी के अधीन, रजिस्ट्रार की अदालत यूरोपीय न्यायाधीश के अधीन, जिला न्यायाधीश के अधीन, जिला न्यायालयों के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय। कलकत्ता में सदर निजामत अदालत, सपरिषद सम्राट, जहां 5000 से अधिक मूल्य के मामले की सुनवाई हो सकती थी। कॉर्नवालिस संहिता। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर उन्हें 1793 में एक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जाना जाता है। यह संहिता मुख्यतः शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। इस संहिता द्वारा कॉर्नवालिस ने कर तथा न्याय प्रशासनों को पृथक कर दिया, यूरोपियों के मामलों को भी अदालतों के अधीन कर दिया, सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए दीवानी अदालत के सम्मुख जवाबदेह बना दिया, कानून की विशिष्टता का सिद्धांत स्थापित किया। विलियम बैटिक के अधीन सुधार 1828 से 1835। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित 4 प्रांतीय अपीलीय तथा भ्रमणकारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए तथा इनका कार्य कलेक्टरों एवं दंडनायकों को दे दिया गया, जो राजस्व तथा भ्रमणकारी आयुक्तों के अधीन होते थे। दिल्ली तथा संयुक्त प्रांत के लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में एक पृथक सदर दीवानी अदालत तथा एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। अब यहाँ के निवासियों को अपील के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था। इस समय न्यायाधीशों की भाषा फारसी थी। अब न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। 1833 भारतीय विधि को संहिताबद्ध करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप दीवानी नियम संहिता 1869
1859 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी नियम संहिता 1861 का निर्माण किया गया। पश्चातवर्ती विकास 1860 अब यूरोपीय फौजदारी मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। साथ ही भारतीय न्यायाधीशों से अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार छीन लिया गया। 1865 सुप्रीम कोर्ट तथा सदर अदालतों का कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में स्थित उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। यह न्यायालय सरकारी विवादों का निपटारा करता था तथा उच्च न्यायालयों की सीमित अपीलों की सुनवाई कर सकता था। मूल्यांकन ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायपालिका के सकारात्मक पहलू विधि का शासन रूल ऑफ लॉ स्थापित किया गया। शासकों के व्यक्तिगत एवं धार्मिक कानूनों के स्थान पर संहिताबद्ध कानून लागू किया गया। यद्यपि यूरोपियों के मामलों को भी कानून के दायरे में लाया गया तथा फौजदारी मामलों में उसकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया। नकारात्मक पहलू न्याय व्यवस्था अत्यधिक दुरूह, जटिल एवं खर्चीली बन गई। धनवान एवं प्रभावशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे। मुकदमा दायर करने का तात्पर्य था न्याय में देरी होना। मुकदमों की संख्या बढ़ने से न्यायालय कार्य के बोझ से दब गए। अक्सर यूरोपीय न्यायाधीश भारतीय परंपराओं एवं तौर तरीके से परिचित नहीं होते थे। फलितः निष्पक्ष न्याय की संभावना नगण्य हो जाती थी। 1857 के पश्चात प्रशासनिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन 1857 की घटना के पश्चात प्रशासनिक संरचना में बड़े परिवर्तन किए गए। 1858 में अधिनियम के माध्यम से भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्राट या साम्राज्ञी को हस्तांतरित कर दिया गया, जो एक उपनिवेश के तौर पर भारत को सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन ले आया। प्रशासनिक परिवर्तनों की उत्पत्ति औपनिवेशीकरण का नवीन चरण 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का भलीभांति एहसास हो चुका था कि एक सुसंगठित जन विद्रोह कभी भी ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। इस विद्रोह में प्रशासन एवं जनता के मध्य संपर्क का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। साम्राज्यवादी सरकार को यह अनुभव हो गया कि शासन को जन सामान्य से संपर्क बनाए रखकर ही उसे प्रशासन से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि यदि प्रशासन को भारतीयों की सभ्यता, सरकारों एवं रीति रिवाजों से भलीभांति अवगत होना है तो उसके लिए जनता का सहयोग अपरिहार्य है। इससे प्रशासन को सुदृढ़ता तो मिलेगी ही, उससे 1857 जैसी घटनाओं को ज्यादा कुशलतापूर्वक हल करने में भी सहायता मिल सकेगी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति उत्तरोत्तर प्रचंड होती गई तथा तेजी से उसका प्रसार हुआ। इस अवधि में अमेरिका, जापान एवं यूरोपीय देश नई औद्योगिक शक्तियों के रूप में उभरे तथा कच्चे माल विनिर्मित सामान के लिए बाजार तथा पूंजी विनिवेश के लिए उपनिवेशों में इन औद्योगिक शक्तियों के मध्य गला काट प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। तत्कालीन समय में विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य ये कारक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वित्त एवं विनिर्मित सामान के क्षेत्र में ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत हो गया। इस समय रेलवे में ब्रिटिश पूंजी का भारी निवेश हुआ तथा ब्रिटेन द्वारा भारत सरकार को ऋण के रूप में प्रचुर मात्रा में धन दिया गया। भारत में इस धन का निवेश मुख्यतः चाय बागानों, कोयला खदानों, जूट मिलों, जहाज रानी, छोटे उद्योगों एवं बैंकिंग इत्यादि में किया गया। इन सभी कारकों ने मिलकर भारत में उपनिवेशवाद का एक नया युग प्रारंभ किया। भारत में उपनिवेशी सरकार का मुख्य लक्ष्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करना था, जिससे कि वह ब्रिटेन के आर्थिक तथा वाणिज्यिक हितों की रक्षा कर सके तथा विश्व के अन्य भागों में जब भी और जहां भी संभव हो उसका विस्तार कर सके। विभिन्न अंग्रेजी वायसरायों तथा गवर्नर जनरल यथा लिटन, डफरिंग, लैंसडाउन, एल्गिन, कर्जन तथा अन्य सभी ने साम्राज्यवादी नियंत्रण तथा साम्राज्यवादी विचारधारा को उत्तरोत्तर सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसकी झलक इन प्रशासकों की नीतियों एवं वक्तव्यों में मिलती है। भारत में सरकारी ढांचे एवं सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव आधुनिक भारत में विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय। प्रशासनिक संरचना को केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय जैसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया। केंद्रीय सरकार भारत सरकार को बेहतर बनाने के लिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। कठिन परिस्थितियों में कंपनी प्रशासन की सीमाएं 1857 के विद्रोह के समय उजागर हो चुकी थी। इसके साथ ही कंपनी प्रशासन की जवाबदेही में कमी भी प्रकट हो गई थी। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि अब भारत का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्ञी के नाम से चलाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए डायरेक्टरों की सभा
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और अधिकार सभा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा इसके समस्त अधिकार भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को दे दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। इसकी सदस्यता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सभी महत्वपूर्ण कदम भारत सचिव द्वारा ही उठाए जाने थे तथा सभी मसलों पर अधिक अंतिम निर्णय उसे को लेना था। भारत परिषद केवल सलाहकारी परिषद थी। इस प्रकार 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई द्वैत शासन व्यवस्था का अंत हो गया। लेकिन इतना होते हुए भी भारत से संबंधित सभी शक्तियां ब्रिटिश संसद में ही निहित थी। अब गवर्नर जनरल चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था, अतः उसे वायसराय कहा जाने लगा। यद्यपि इस उपाधि का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था और न ही ब्रिटिश संसद ने इस उपाधि का कभी प्रयोग किया, तथापि जनसाधारण द्वारा इसका उपयोग किया जाने लगा। वायसराय के लिए एक कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुखों के रूप में काम करते थे। साथ ही वे वायसराय के सलाहकार भी थे। भारत में शासन की समस्त गतिविधियों का केंद्र लंदन का भारत सचिव था तथा सभी प्रशासनिक शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थी। भारत सचिव की इस विशेष स्थिति के कारण वायसराय का पद उसकी तुलना में कुछ कम महत्व का रह गया और आगे चलकर भारतीय जनमानस नीति निर्धारण का प्रमुख अधिकारी भारत सचिव को ही समझने लगा। दूसरी ओर भारत की सरकारी नीतियों में ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं बैंकरों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार भारतीय प्रशासन 1858 के पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ज्यादा प्रतिक्रियावादी बन गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई, जो वित्त विशेषज्ञ था। वित्त निर्माण हेतु कार्यकारी परिषद में 6 से लेकर 12 तक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें आधे गैर सरकारी थे। ये गैर सरकारी सदस्य या तो भारतीय या अंग्रेज हो सकते थे। इस प्रकार परिषद के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था तथा उसकी प्रकृति केवल सलाहकारी परिषद की ही थी। इसकी मुख्य दुर्बलताएं निम्नानुसार थीं। यह किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी, न ही इसे कोई वित्तीय अधिकार थे। इसे वित्तीय मसलों के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। यह किसी प्रशासनिक कार्य या आदेश पर विरोध प्रकट कर सकती थी। यदि वायसराय किसी कार्य की अनुमति दे भी देता तो भारत सचिव उसे अस्वीकार कर सकता था। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो भारतीय सदस्य थे, वे भी केवल महत्वपूर्ण तबकों से संबंधित थे, जैसे रजवाड़े, जमींदार एवं दीवान इत्यादि। समान भारतीयों का परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय अध्यादेश 6 माह के लिए वैध जारी कर सकता था। परिषद का एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य था धीरे धीरे सरकारी कार्य प्रणाली का गठन एवं एकीकरण तथा कुछ हद तक व्यवस्थापिका सभा की महत्ता स्थापित करना। किंतु अभी भी भारत में ब्रिटिश सरकार के सभी कार्यों का संचालन भारत सचिव के कार्यालय से ही होता था। प्रांतीय सरकार 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने मद्रास एवं बॉम्बे को पुनः विधायी शक्तियां दिलाई, जिन्हें कि 1833 में वापस ले लिया गया था। कालांतर में अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदें स्थापित हो गईं। मद्रास, कलकत्ता एवं बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को अन्य प्रांतों की तुलना में ज्यादा अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त थी। प्रेसिडेंसीज का प्रशासन गवर्नर एवं उसकी 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद द्वारा चलाया जाता था, जिसकी नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी, जबकि अन्य प्रांतों का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर संचालित करते थे, जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। बाद के वर्षों में आर्थिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन ये प्रकृति में प्रशासकीय ज्यादा थे तथा इनका मुख्य उद्देश्य व्यय में कमी करना एवं अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना था। इनका प्रांतीय स्वतंत्रता से कोई सरोकार नहीं था और न ही इससे प्रांतीय स्वतंत्रता को कोई प्रोत्साहन मिला। 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके अनुसार अब प्रांतीय सरकारों के लिए कुछ निश्चित सेवाओं के प्रशासन तथा यथा पुलिस, जेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों इत्यादि के लिए केंद्रीय राजस्व में कुछ भाग निश्चित कर दिया गया। अब प्रांतीय सरकारें इन सेवाओं के प्रशासन हेतु अपनी इच्छा अनुसार धन की मांग कर सकती थी। 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे भू राजस्व, समान प्रशासन तथा कानून एवं न्याय का हस्तांतरण प्रांतों को कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय सरकारें प्रांतों द्वारा वसूल की जाने वाली कुछ मदों जैसे स्टैंप, उत्पाद शुल्क एवं आयकर से कुछ निश्चित भाग प्राप्त करती थी। 1882 में राजस्व के समस्त क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला सामान्य केंद्र को जाने वाला
दूसरा प्रांतीय राज्यों को जाने वाला तथा तीसरा वह जिसका विभाजन केंद्र और प्रांत दोनों के मध्य होता था। किंतु इसके बावजूद केंद्रीय सरकार की सर्वोच्चता बनी रही तथा प्रांतों पर उसका पूर्ण नियंत्रण यथावत रहा। सबसे केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें ब्रिटिश सरकार तथा भारत सचिव के नियंत्रण में आ गईं। यह व्यवस्था और अनिवार्य बन गई। स्थानीय निकाय सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को प्रोत्साहन देकर प्रशासन का और अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए। विचार यह था कि स्थानीय निकाय विभिन्न स्थानीय मुद्दों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जलापूर्ति, सड़क एवं अन्य स्थानीय आवश्यकता के कार्यों का संचालन करे तथा इसके लिए वित्तीय संस्थानों के रूप में स्थापित कर वसूले। ऐसे बहुत से कारक थे जिन्होंने सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वह स्थानीय निकायों के क्षेत्र में सुधार करे तथा इसके लिए आवश्यक कदम उठाए। अतिशय केंद्रीकरण के कारण सरकार के सम्मुख जो वित्तीय संकट की समस्या थी, उसे विकेंद्रीकरण द्वारा ही हल किया जा सकता था। यूरोप में स्थानीय संस्थाओं के विकास से यह महसूस किया जाने लगा था कि भारत में भी इनका उन्नयन और विकास किया जाए, तभी यूरोप के साथ भारत के आर्थिक संपर्क में वृद्धि हो सकेगी। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास से राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश नीति निर्धारकों के एक तबके ने महसूस किया कि प्रशासन के कुछ भागों का विकास ब्रिटिश सर्वोच्चता के बिना होना चाहिए। इसी से भारत के तीव्र गति से हो रहे राजनीतिकरण को रोका जा सकेगा। स्थानीय स्तर पर वसूले गए करों का उपयोग स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा करने से सरकार के प्रति आलोचना को कम किया जा सकेगा, क्योंकि अभी तक सरकार पर यह आरोप लगाया जाता रहा था कि वह राजस्व का अधिकांश भाग सरकारी सेवकों एवं उच्च वर्ग के लोगों पर ही व्यय करती है तथा स्थानीय विकास की उसने उपेक्षा की है। स्थानीय प्रशासन के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। 1864 से 1868 के मध्य इस अवधि में पहली बार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया गया, किंतु अभी इसके अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा इनका प्रमुख जिला दंडाधिकारी होता था। इस प्रकार इसका स्वरूप अतिरिक्त कर संग्रहित करने वाली संस्थाओं से कुछ अधिक नहीं था। 1870 का मेयो का प्रस्ताव भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई और मेयो का 1870 का वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव उसका प्राकृतिक परिणाम था। इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़कों इत्यादि का नियंत्रण प्रांतीय सरकारों को दिया गया। इसी के फलस्वरूप स्थानीय वित्त की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। अपने बजट को संतुलित करने के लिए प्रांतीय सरकारों को स्थानीय कर लगाने का अधिकार दिया गया, जबकि शेष धन उन्हें केंद्रीय कोष से प्राप्त होता था। मेयो के इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि स्थानीय स्वायत्त शासन को सुदृढ़ बनाया जाए एवं इस उद्देश्य से नगरपालिकाओं को विकसित किया जाए तथा इसमें भारतीयों और यूरोपियों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने कई नगरपालिका अधिनियम बनाए। 1871 में बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम द्वारा बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास किया गया। इसी प्रकार के अधिनियम मद्रास, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश में भी बनाए गए। 1882 का रिपन का प्रस्ताव 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। रिपन की सरकार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास में असमानता को दूर करना चाहती थी। इसलिए सरकार ने सुझाव दिया कि प्रांतीय सरकारों को स्थानीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की वही नीति अपनानी चाहिए जो लॉर्ड मेयो की सरकार ने प्रारंभ की थी। लॉर्ड रिपन के योगदान के लिए उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। रिपन के प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार थे। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोगों की राजनीतिक एवं लोकप्रिय शिक्षा का साधन है। इससे प्रशासन में सुधार होगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन से संबंधित नीतियों में परिवर्तन किया जाए तथा इन्हें कुछ निश्चित करों के आरोपण का अधिकार दिया जाए। इस व्यवस्था से इस संस्थाओं के लिए राजस्व की आय के स्रोत सुनिश्चित हो सकेंगे। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और यदि सरकारी सदस्य चाहे तो इसके लिए चुनाव भी कराया जा सकता है। इन संस्थाओं का अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्यों में से ही बनाया जाना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, लेकिन सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को संशोधित कर सकेगी तथा उनका निरीक्षण भी कर सकेगी, लेकिन वह इस संबंध में कोई बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकेगी।
कुछ निश्चित मामलों में सरकारी अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होगी, जैसे ऋणों में वृद्धि, नए करों को लागू करना, किसी निर्माण कार्य की लागत का अनुमानित लागत से अधिक होना, नए नियमों एवं उपनियमों का निर्माण तथा नगरपालिका की संपत्ति को बेचना या गिरवी रखना इत्यादि। इस प्रस्ताव के कारण 1883 से 1885 के मध्य अनेक अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों से भारत के सभी स्वायत्त निकायों के संविधान शक्तियों एवं कार्य प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, लेकिन अभी भी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा स्थानीय शासन का समस्त संचालन करना एक स्वप्न की तरह ही था। तत्कालीन समय में जो भी स्थानीय निकाय थे, उनमें अनेक कमियां थीं। सभी जिला बोर्डों और अधिकांश नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्य अल्पमत में थे। मताधिकार अत्यंत सीमित था। जिला बोर्डों के प्रमुख सरकारी अधिकारी ही होते थे, यद्यपि नगर पालिकाओं के प्रमुख धीरे धीरे गैर सरकारी सदस्य भी बनाए जाने लगे थे। अभी भी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। वह इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार निलंबित कर सकती थी। नौकरशाही ने लॉर्ड रिपन के उदार विचारों का ज्यादा समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसका तर्क था कि भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं है। 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक साम्राज्यवाद का काल था तथा इस समय प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता की भावना अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लॉर्ड कर्जन के आने से स्वशासन की गति और मंद हो गई, क्योंकि उसने इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण और अधिक बढ़ा दिया। विकेंद्रीकरण पर राजकीय आयोग 1907 स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में धन के अभाव को सबसे प्रमुख बाधा के रूप में रेखांकित करते हुए इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की। इसने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं, जैसे छोटे मामलों में न्यायिक अधिकार, ग्रामीण विकास के छोटे कार्यों में खर्च बढ़ाने का अधिकार, ग्राम विद्यालयों का निर्माण, प्रशासन तथा उनका भरण पोषण, लघु ईंधन तथा चारे का संचय इत्यादि। आयोग ने उप जिला बोर्डों के महत्व पर विशेष बल दिया और सिफारिश की कि प्रत्येक तालुक या तहसील में उप जिला बोर्डों का गठन किया जाए तथा उनको ग्रामीण बोर्डों के प्रशासन का मुख्य साधन बनाया जाए। उप जिला बोर्ड जिला बोर्डों के अधीन नहीं होने चाहिए तथा जिला बोर्डों एवं उप जिला बोर्डों का पृथक अस्तित्व होना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि जिला बोर्डों तथा उप जिला बोर्डों के लिए आय के पृथक स्रोत सुनिश्चित किए जाने चाहिए। नगर पालिकाओं के संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि उनकी कर लगाने की शक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जाए तथा उन्हें जलापूर्ति तथा निकासी की योजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रांतीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए। नगर पालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा तथा यदि वे चाहें तो मिडिल वर्नाकुलर स्कूल की जिम्मेदारी भी दी जाए। सरकार को माध्यमिक शिक्षा, अकाल सहायता, अस्पताल, पशु चिकित्सा के कार्य से पूर्ण रूपेण मुक्त कर दिया जाए। 1915 का भारत सरकार का प्रस्ताव। राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों पर सरकारी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। प्रस्ताव में नए करों का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया और आयोग के सुझाव केवल कागज पर ही रह गए। मई 1918 का प्रस्ताव। 16 मई 1918 के भारत सरकार के इस प्रस्ताव में 20 अगस्त 1917 की घोषणा के संदर्भ में सभी प्रश्नों की समीक्षा की गई और कहा गया कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार का कम से कम नियंत्रण हो तथा उन्हें गलतियों से सबक लेने का अवसर प्रदान किया जाए। विकेंद्रीकरण आयोग द्वारा किए गए सुझावों को उन्होंने प्रश्नांकित किया तथा कर लगाने के मामले में नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार दिए गए। ग्राम पंचायतों को केवल स्थानीय संस्थाओं का प्रतीक बनकर ही नहीं रखना चाहिए, अपितु उन्हें ग्रामीण जीवन के आधुनिक व सर्वांगीण विकास का प्रयास भी करना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि जहां तक हो सके स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं का स्वरूप दिया जाए तथा किसी भी क्षेत्र में उनका अधिकार वास्तविक हो, नाम मात्र का नहीं। द्वैध शासनाधीन 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन एक हस्तांतरित विषय बन गया, जिसका नियंत्रण लोकप्रिय शक्ति के अधीन हो गया। प्रांतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास की अनुमति प्रदान कर दी गई तथा केंद्रीय सरकार ने इस विषय पर प्रांतीय सरकारों को आदेश देने बंद कर दिए। अनुसूचित करों के नियमों के अनुसार प्रांतीय करों तथा स्थानीय करों की सूची को पृथक कर दिया गया, किंतु वित्त अभी भी आरक्षित विषय था, अतएव भारतीय मंत्री इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मई 1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों के संबंध में उल्लेख किया, किंतु इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि मद्रास, बंगाल तथा संयुक्त प्रांत के अलावा कहीं और ग्राम पंचायतों में कोई विशेष प्रगति देखने को नहीं मिली है। आयोग ने यह सुझाव दिया कि इन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाए। आयोग ने अपने कथन की पुष्टि में इंग्लैंड का उदाहरण दिया।
जहां सरकारी नियंत्रण के कारण ये संस्थाएं अधिक अच्छा कार्य करने लगी थी। आयोग के अनुसार 1919 के सुधारों के पश्चात इन स्थानीय संस्थाओं की स्थिति और बिगड़ गई है तथा नए करों के आरोपण में इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अधिक उत्साह नहीं दिखाते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा इसके बाद इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय स्वशासन के प्रचलन से स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित और गति मिली है। प्रांतीय तथा स्थानीय करों के मध्य जो पृथक्करण था वह समाप्त हो गया। लोकप्रिय सरकारों द्वारा वित्त का नियंत्रण किया जाना था, इसलिए वह इन संस्थाओं को अधिक वित्त उपलब्ध करा सकती थी। यद्यपि सभी प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं को अधिक कार्यभार दे दिया गया था, तथापि उनकी कर आरोपण की शक्ति न केवल वहीं रही अपितु कम कर दी गई। उनकी चुंगी बढ़ाने तथा संपत्ति एवं व्यवसाय इत्यादि पर करों में वृद्धि करने की शक्तियां कम कर दी गई। विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। 1947 तक प्रांतीय सरकारों की आज्ञा के बिना स्थानीय संस्थाएं नए कर नहीं लगा सकती थी। स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम पंचायतों का विकास प्रभावी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के रूप में करें। अनुच्छेद 40 संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। सरकार की योजना है कि इन संस्थाओं को अधिकाधिक अधिकार सौंपकर स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया जाए। इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर से ही विकास एवं समृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।